Good morning, students. This is Amit Tiwari, your economics teacher. Students, in my previous video of Strategies of Industrial Growth 1947 till 1990, we have discussed about the importance of industries and industrial development in India, and we have also discussed about the role and responsibility of government in the overall industrial development process of India. Students, in this video, we will discuss about the Industrial Policy Resolution 1956, its major provisions and the role and responsibility of small scale industries in the overall developmental process of industries in India. So students, let us start with Industrial Policy Resolution 1956. Students, this policy resolution came in existence in the year 1956. स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में जो गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट था. फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में लागू किया गया था और इसके 5 साल बाद यानी कि 1956 में जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने लागू किया, उसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था. और इसी साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ और डेट था 20 अप्रैल 1956. इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के जो मेन प्रोविजंस हैं उसमें से जो पहला प्रोविजन है वो है 3 लेयर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. इस पॉलिसी रेजोल्यूशन में इंडस्ट्रीज को 3 डिफरेंट शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया. जो पहला शेड्यूल था मीन शेड्यूल ए, इसमें सिर्फ वो इंडस्ट्रीज थी जो कि स्टैब्लिश की गई थी या डेवलप की गई थी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्रीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज थी, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो भी इंडस्ट्रीज थी, आयरन एंड स्टील, मिनरल ऑयल्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, रेलवे, एविएशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन. जो सेकंड शेड्यूल था यानी शेड्यूल बी, इसमें वो इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का एमलगमेशन था. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि यहां पे भी जो मेजर रोल था वो पब्लिक इंडस्ट्रीज का था, वो गवर्नमेंट का था. गवर्नमेंट का यहां पे भी टोटल कंट्रोल था और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्सिडरी का रोल प्ले कर रही थी. सब्सिडरी का रोल प्ले करने का मतलब क्या? एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज वर सप्लीमेंटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. And in Schedule C, the leftover industries, like the public sector industries, were there. प्राइवेट Schedule C में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को ही जगह दी गई. तो ये 3 लेयर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने देखा, जिसमें कि इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया. शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी. शेड्यूल ए में सिर्फ और सिर्फ वही इंडस्ट्रीज थी जो कि एस्टेब्लिश की गई थी या डेवलप की गई थी. किसके लिए? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए या उन इंडस्ट्रीज के लिए जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती थी. शेड्यूल बी में उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जिसपे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था, लेकिन उनके डेवलपमेंटल प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का भी रोल था. मीन्स प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एज अ सब्सिडरी रोल प्ले कर रही थी. और शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को रखा गया. स्टूडेंट्स, द सेकंड मेन प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. और इस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंडर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इट वाज मैंडेटरी. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट से
लाइसेंस लेना मस्ट था। विदाउट लाइसेंस कोई भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कोई नई यूनिट स्टैब्लिश नहीं कर सकती थी, अपने प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन नहीं ला सकती थी, अपने प्रोडक्शन को एक तय क्वांटिटी के ऊपर इंक्रीज नहीं कर सकती थी। तो दीज वेर द रिस्ट्रिक्शंस। और ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए? इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना और उनको अपलिफ्ट करना। क्योंकि गवर्नमेंट का यह मानना था कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के द्वारा ही हम सोशल इक्वेलिटी को प्राप्त कर सकते हैं, या जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था, जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कहीं ना कहीं ये बात गवर्नमेंट के दिमाग में थी कि इफ वी आर गिविंग टोटल कंट्रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, वी वोंट बी एबल टू achieve the aim of social justice and an economy. So government imposed license for the private sector industries just to it was mandatory for them to take license just to establish a new unit, new production unit or a new company, or just to diversify their production, or just to increase their production capacity. Fine. And the second provision was these industries were encouraged to establish their manufacturing unit in backward regions. अब इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या लॉजिक था? रीजनल इक्वेलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए या रीजनल इक्वेलिटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को ये कहा कि आप उन बैकवर्ड रीजन्स में या इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं, देन यू विल गेट रीबेट, देन यू विल गेट रिजर्वेशंस। फाइन। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनकरेज किया इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में अपने इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। जो थर्ड प्रोविजन था, they have to require license for expanding and diversifying their production। मैंने पहले भी बताया कि इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को अपने टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी में अगर कुछ इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी था। प्लस अपने प्रोडक्शन में जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, उसमें डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट का ये कहना था कि आप उतना ही प्रोड्यूस करिए जितना कि इकोनॉमी में रिक्वायरमेंट हो, अबाउट दैट वी वोंट लेट यू टू प्रोड्यूस, एंड फॉर दैट यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम अस। So these are the three main points under industrial licensing. Students, the third major provision of Industrial Policy Resolution 1956 was industrial concessions. Students, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में अपने एस्टेब्लिशमेंट्स को, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए मोटिवेट किया गया, प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये कंपनीज इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज में क्यों अपने कंपनीज को सेटअप करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगाएंगी? तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पे इतना डिमांड नहीं होगा, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग क्यों करेंगे, प्रोडक्शन क्यों करेंगे? उन्होंने जो भी इनपुट लगाया है उसका आउटपुट कहां से मिलेगा? ये सब तमाम दिक्कतें थी। लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको कुछ कंसेशंस दिए। अब कंसेशंस किस रूप में थे? कंसेशंस थे टैक्स रिबेट के रूप में। उनको टैक्स रिबेट दिया गया। अब टैक्स रिबेट किस तरीके से? उनको ये कहा गया कि इफ यू आर एस्टेब्लिशिंग योर इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर बैकवर्ड रीजन, you will be given tax rebate by government for 1 year or 2 years like this। and जो भी उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती थी फॉर
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उनके इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए या चलाने के लिए, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई उनको दी जाती थी उसमें भी उनको सब्सिडीज दी जाती थी। द मेन रीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ कंसेशंस टू दीज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जस्ट टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन and just to bring the social equality or economical equality in the economy of India. Students, now we will discuss about the development of small scale industries. आगे बढ़ने से पहले हमें कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं उसको समझ लेना जरूरी होगा। मोटा मोटी दो तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में मदद करती हैं, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं। इनसे सोशल जस्टिस इजीली अचीव किया जा सकता है और सोशल डिस्पैरिटीज को भी कम करती हैं, रीजनल डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद करती हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में, उसको भी अचीव करने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध हुई। सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उस टाइम के सिचुएशन में या सर्कमस्टांसेस में किसको कहते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन छोटे एस्टेब्लिशमेंट्स को कहते थे जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस होता था, यानी कि जो 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करती थी उन कंपनीज को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में रखते थे। आज की डेट में ये 5 लाख जो है बढ़ के 5 करोड़ हो गया है, यानी कि जो कंपनीज 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर देती हैं उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कैटेगरी में रखते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ फीचर्स को भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला फीचर है वो है लेबर इंटेंसिव। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि यहाँ पे लेबर का इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, लेबर की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, यानी कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड फीचर है वो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस तरीके की इंडस्ट्रीज में, इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बहुत कम जरूरत होती है। छोटी सी पूंजी वाला व्यक्ति भी, छोटी सी पूंजी वाला एंटरप्रेन्योर भी जिसके पास कोई प्रोजेक्ट हो, कोई आइडिया हो, वो अपने कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकता है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है एंड इकोनॉमिकल आउटपुट में मदद दे सकता है। जो लास्ट फीचर है वो है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कहीं भी नहीं खोला जा सकता है, कहीं भी एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सपोज अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो एंटरप्रेन्योर है या जो ओनर है, वो उसी जगह पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा जहां पे उसको रॉ मटेरियल इजिली मिल सके। अदरवाइज रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा और वो प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए लोकेशन स्पेसिफिक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक छोटे से कमरे में भी खोला जा सकता है। सपोज जैसे अगरबत्ती बनाने का, अगर आप कोई बिजनेस कॉटेज इंडस्ट्रीज के तहत अगर आप अगरबत्ती बना रहे हैं तो एक छोटी सी जगह चाहिए, छोटा सा कमरा, उसमें भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ। यानी कि लोकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, ठीक है, और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी नहीं है। इस वजह से जिसके पास भी पूंजी है थोड़ी बहुत, या गवर्नमेंट अगर उनको सपोर्ट कर रही है, उनके पास कोई आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है, वो आसानी से अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है और ओवरऑल जो आउटपुट है इकोनॉमी का उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया
गवर्नमेंट ने प्रमोट इसलिए किया क्योंकि वो रीजनल इक्वालिटी लाना चाहती थी, जो भी सोशल डिस्पैरिटीज थी उसको कम करना चाहती थी, सोशल इनइक्वालिटीज थी उसको कम करना चाहती थी, और सोशल वेलफेयर और जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, जो कि मेन फोकस था इंडियन गवर्नमेंट का, उसको अचीव कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के मेन प्रोविजंस क्या थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल था, किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने सोशल जस्टिस को, जो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था, उसको अचीव किया, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट किया, रीजनल ग्रोथ में किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो स्टूडेंट्स, आई एम लीविंग यू विद दिस, and in my next video we will discuss the import substitution and merits and demerits of industrial development process of India. Till then, have a good day.